12 लाख स्टूडेंट और सीट सिर्फ 17,000। क्या लगता है एडमिशन होगा? क्योंकि आईआईटी का एग्जाम सिर्फ एक नॉलेज या हार्डवर्क का एग्जाम नहीं होता। आईआईटी के एग्जाम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की भी लड़ाई होती है, कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी की भी लड़ाई होती है। आईआईटी वो एग्जाम है जो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलेगा। 12 लाख स्टूडेंट देखते ही बहुत सारे बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। उनको लगता है कि उनका होगा या नहीं होगा। हर बच्चा कॉम्पिटिटर दिखाई पड़ता और है भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे जितना लेवल पे है। अगर देखा जाए तो 12 लाख स्टूडेंट्स को देखकर डरने जैसा कुछ नहीं होता। सच्चाई ये है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और हार्डवर्क भी कर रहे हैं, उनकी लड़ाई आखिरी के 50,000 में होने वाली है। 12 लाख स्टूडेंट दिखाने वाली भीड़ है। अगर आप देखते हो आपकी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग में, कहीं भी, आप किसी भी जगह पे आप कोचिंग ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो आप देखोगे लड़ाई सिर्फ 5 या 10 में होती है। 50 के 50 में कोई फाइट नहीं होती है। यही चीज अगर आप देखो, जब आप कहीं किसी अपने सेंटर पे जाते हो अपने एग्जाम देने, वहां सामने गेट के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी होती है। हर बच्चा दूसरे बच्चे को देखकर डर रहा होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि 90% बच्चे उसमें से ऐसे हैं जो 50,000 की भीड़ से बाहर है। उनका कोई रैंक नहीं आना, उनका जो भी तपस्या है वो कोई रिजल्ट लेकर नहीं आने वाली। तो एक्चुअल में सच्चाई क्या होती है 12 लाख की भीड़ की? 12 लाख की भीड़ जो होती है, 11-12 लाख, जो भी मैंने देखा था अभी लास्ट पिछले साल के आईआईटी के एग्जाम में, लगभग 12 लाख स्टूडेंट थे और टोटल आईआईटी में सीट्स थी 17,000। उसके ऊपर एनआईटीज की सीट्स हैं जो वो भी एनआईटीज भी नेशनल लेवल के कॉलेजेस हैं और बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं, उसमें कोई कमी नहीं कह सकते। लेकिन 12 लाख स्टूडेंट्स की भीड़ क्या है? अगर देखो तो 12 लाख जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें से लगभग 40-50% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये मान के बैठे होंगे कि आईआईटी उनके बस का नहीं है। और जिसने ये मान लिया कि आईआईटी उनके बस का नहीं है, उनका आईआईटी में सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। तो उन 40-50% बच्चों को तो पहले ही भूल जाओ कि उनका कोई सिलेक्शन होने वाला है। यहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आईआईटी का सिर्फ इसलिए फॉर्म भरते हैं क्योंकि उनका दोस्त भर रहा होता है। वो सिर्फ इसलिए भरते हैं क्योंकि बिट इंटरमीडिएट के बाद करना क्या होता है? आईआईटी करना होता है, बस उनको पता है। लेकिन उनके माइंड में कोई एम्बिशन नाम की चीज नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो 40-50, इस समय बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं लव अफेयर्स में पड़ जाते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं जो लव अफेयर्स में या मेंटली कहीं और इंगेज्ड हैं, उनका आईआईटी में कोई फ्यूचर नहीं है। आईआईटी अपनी सौत नहीं बर्दाश्त करेगी। अगर आईआईटी निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ एक आशिकी चलेगी, वो होगी आईआईटी के साथ। तो अगर आप डिस्टर्ब्ड कैटेगरी में हैं तो अपने आप को आईआईटी के कंपटीशन से बाहर समझें। और अगर नहीं है या है और आप आईआईटी में सिलेक्शन चाहते हैं तो सबसे पहले तो इस डिस्टर्बेंस से बाहर निकलो। क्योंकि अगर फीवर चढ़ाना है तो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी का चढ़ाओ, किसी और चीज का फीवर आईआईटी के प्रिपरेशन में नहीं चलेगा, ये मान लो। देखो देखो बच्चों, क्या है कि लाइफ में दो तीन ऐसे यू टर्न आते हैं लाइफ में जो तुम्हारी लाइफ को चेंज करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे चेंज करते हैं। अभी तक तुम जिस भी स्कूल कॉलेज में गए, 9th क्लास में, 7th क्लास में, जहां भी तुमने एडमिशन लिया, अगर तुम्हारा कॉलेज चेंज हो जाता, उससे तुम्हारी लाइफ पे फर्क आया होगा। लेकिन वो फर्क इतना बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। अब जो लाइफ में डिसीजन होने वाला है, ये समझ लो कि लाइफ में जो दो तीन सबसे बड़े डिसीजन होते हैं, उसमें से पहले डिसीजन का टाइम आ चुका है। 1.5 से 2 साल के अंदर तुम्हारी जिंदगी डिसाइड होने वाली है। ये मत सोचना कि सिर्फ कॉलेज डिसाइड होने वाला है, तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड होने वाली है। अगर आईआईटी गए तो तुम्हारी लाइफ का ट्रैक बिल्कुल डिफरेंट होगा। आईआईटी मिस कर गए और सिर्फ एक लेवल नीचे आए, एनआईटीज में आए, ये समझ लो कि पूरी लाइफ के ट्रैक में देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर एनआईटीज में भी हो तो भी एक बहुत अच्छी, एक बहुत ही आई मीन रिस्पेक्टफुल और बहुत ही ग्रोथ भरी लाइफ लीड करोगे। अगर एनआईटी भी मिस कर गए और अगर तुम सपोज किसी आई मीन नॉर्मल कॉलेज में, जिसको कोई नहीं जानता, जिसका आई मीन प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, अगर ऐसे कॉलेजेस में गए जहां पे जिसका रैंकिंग बहुत पीछे है, ये समझ लो कि तुम्हारी पूरी लाइफ का ट्रैक बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो ये 2 साल जो लाइफ के है, ये ऐसा है कि ये तुम्हारी जिंदगी डिसाइड करने वाला है। अगर तुमने आईआईटी, बीटेक सब मिस कर गए, बीएससी और बीए में गए
पूरा का पूरा लाइफ का ट्रैक चेंज होगा। ऐसा नहीं कि उसका फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर उसका भी है, उसमें भी लोग करियर बनाते हैं, लेकिन पॉइंट यह है कि तुम्हारा जो एक ट्रैक है लाइफ का, जो तुम्हारे एम्बिशंस है, वो एक टाइम आएगा जब छोड़ना पड़ेगा वो तुमको, और तुमको दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो मेरे साथ वैसे अगर देखा जाए तो तीन सब्जेक्ट्स तुम्हारे पास हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इसमें से अगर मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ्स। क्यों? क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एप्लीकेशन फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। फिजिक्स का एप्लीकेशन आपको मैथ्स में लगभग लगभग नहीं मिलेगा, ना ही केमिस्ट्री का एप्लीकेशन आपको मैथ्स में मिलेगा। मैथ्स बिल्कुल इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ाता है, मैथ्स आपकी रीजनिंग स्ट्रांग करता है, वो रीजनिंग जो हर सब्जेक्ट को समझने में आपके काम आने वाली है। तो मैथ्स एक बहुत ही बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही रीजनिंग वाला सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथ्स के बिना आप फिजिक्स में आप एक्सपर्टीज नहीं ला सकते। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स लगभग लगभग 50% मैथ्स के ऊपर डिपेंड कर जाती है। ऑलमोस्ट केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री जो भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, वो उसमें मैथ्स का एप्लीकेशन है। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में उसका एप्लीकेशन है। लंबा है, वास्ट है, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि एक एक एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। इट इज नॉट जस्ट थियोरेटिकल सब्जेक्ट, इसमें बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशंस का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो आपको ऑब्वियसली आपको ज्यादा टाइम चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एप्लीकेशन आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, लेकिन मैथ्स में नहीं मिलेगा। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एप्लीकेशन बहुत ही कम है, बहुत ही सेल्डम एप्लीकेशन है, चाहे मैथ्स हो चाहे मैथ्स में तो है ही नहीं, फिजिक्स में थोड़ा बहुत मिलेगा आपको एप्लीकेशन, लेकिन केमिस्ट्री लगभग लगभग इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। लेकिन अगर स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन है? ऑब्वियसली केमिस्ट्री है। क्यों केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग है? क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर 2 घंटे का पेपर होगा तो आप 1 घंटे 40 मिनट में करके फ्री हो जाओगे, 20 मिनट आपके पास हमेशा फालतू मिलेगा। इसलिए आप केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप केमिस्ट्री में स्ट्रांग हो तो आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 100 में से 99 नहीं, 100 में से 100 अटेम्प्ट मार के आ सकते हो। मैथ्स में अगर आप 100% तैयारी करके भी जाओ तो भी आपके 2 घंटे पूरे हो जाएंगे, और आप मैक्सिमम 60, 70, 80% ही आप पेपर अपना पढ़ पाओगे। 20% क्वेश्चन आपको छोड़ के ही आना है, छोड़ के ही आओगे, क्योंकि टाइम आपका साथ नहीं देगा। तो मैथ्स कितना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैथ्स से ज्यादा स्कोरिंग आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स से ज्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री है। फिजिक्स में भी ये चीज आपको मिलेगी। फिजिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कैलकुलेशन भी है, थियरी भी है, तो थोड़ा सा मिक्स सब्जेक्ट है, लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट यहां भी आपको मिलेगा। तो इसलिए अगर मैं सही स्ट्रैटेजी की बात करूं प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ्स और फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपको टॉपिक सचमुच में नहीं समझ में आता है, जो टफ लगता है, उसको आप एक बार को छोड़ सकते हो, क्योंकि एक परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन ऐसा आएगा उस टॉपिक से जो आपको वैसे भी छोड़ना है, तो आप उस टॉपिक पे कम टाइम देकर केमिस्ट्री पे ज्यादा टाइम दे सकते हो। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं कहूंगा केमिस्ट्री को 100% पढ़ो पढ़ो। केमिस्ट्री को ये मान के चलो कि 100 में से 99 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, 100 में से 100 का 100 सॉल्व करके आना है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका रैंक मेंटेन करेगा। इट इज नॉट जस्ट फॉर सिलेक्शन, इट इज ऑल्सो अबाउट मेंटेनिंग योर रैंक। अल्टीमेटली जब आपकी रैंकिंग आएगी, तीनों सब्जेक्ट के नंबर ऐड होंगे, और जिसका ज्यादा नंबर होगा उसको जो है अच्छी रैंकिंग मिलेगी। अगर इन केस अगर नंबर्स में टाई अप होगा, तो आईआईटी क्या स्ट्रेटजी अपनाता है ये आईआईटी को पता होगा कि उसमें रैंकिंग कैसे करते हैं। लेकिन अगर आप एक भी नंबर ज्यादा हो, चाहे वो केमिस्ट्री की वजह से ज्यादा हो, चाहे फिजिक्स की वजह से ज्यादा हो, चाहे मैथ्स की वजह से ज्यादा हो, एक भी नंबर ज्यादा हो तो आपकी रैंक एक नंबर कम वाले से हमेशा ज्यादा ही आएगी। तो इसलिए केमिस्ट्री को फोकस करने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि केमिस्ट्री थियोरेटिकल है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, और थोड़ा सा इसमें मेमोराइज करने वाला भी पार्ट है। लेकिन केमिस्ट्री में अगर आप 100% करके आते हो तो केमिस्ट्री आपका रैंक को ऊपर लेके जाएगी। फिजिक्स और मैथ्स को इतना मेंटेन करके रखो कि 2 घंटे में अगर 60-70% क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हो तो 60-70% क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। अगर उसमें गलतियां भी होती हैं, मिस्टेक भी होती हैं, तो भी एटलीस्ट क्वालिफाइंग सब क्रैक करते रहो, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, क्वालिफाइंग क्रैक कर जाओ, क्वालिफाइंग क्रैक कर जाओ, और केमिस्ट्री के दम पे रैंक मेंटेन कर दो। तो वो कहते हैं ना कि दो सब्जेक्ट को ढाल बनाओ, एक सब्जेक्ट को तलवार बनाओ। तो एक सब्जेक्ट जिसको तलवार बनाना है वो केमिस्ट्री हो सकती है, और जिसको ढाल बनाना है फिजिक्स और मैथ्स हो सकता है। लेकिन फिजिक्स और मैथ्स कॉन्सेप्चुअल है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऑब्वियसली
अगले जो 2-2.5 साल आप तैयारी करने वाले हो उसमें फिजिक्स और मैथ्स का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, बहुत बड़ा टाइम कंजप्शन फिजिक्स और मैथ्स पे देना ही पड़ेगा, लेकिन केमिस्ट्री इग्नोर नहीं होनी चाहिए। आखिरी में जब एग्जाम का टाइम आएगा तो ये मान के चलो, ये स्ट्रेटजी लेके चलो, ये लिख के रखो अपनी तरफ से कि 100 में से 99 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। आते हैं प्रिपरेशन वाले पॉइंट पे कि आईआईटी की प्रिपरेशन कैसे होती है, कैसे की जानी चाहिए। अगर मैं देखूं तो तुम्हारा पूरा टाइम जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट तो वो है जिसको बोलेंगे हम कोचिंग टाइम, जिसको आप कोचिंग में अपना टाइम जाते हो, कोचिंग में स्पेंड करते हो, आप क्लासेस अटेंड करते हो, आप सेल्फ स्टडी करते हो। दूसरा पार्ट वो है जो आप सेल्फ स्टडी करते हो, जो आपका अपना पार्ट है, जो आप अपनी किताबों के साथ बिताते हो। देखो दोनों पार्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि बुक में जो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, जो चीजें दी हुई हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। सेल्फ स्टडी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, लेकिन अगर किसी का क्लास अटेंड करने का जो सबसे अच्छा फायदा होता है, वो बुक की जो लैंग्वेज है वो आसान हो जाती है। बुक की लैंग्वेज आसान होने के बाद जब एक चीज समझा दी जाती है क्लास में, या आप अगर मेरा वीडियो फॉलो करते हो, मेरे वीडियो में वो चीज आप समझ चुके हो कि क्या एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है, फिर जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होना शुरू होता है। सेल्फ स्टडी का एक बहुत बड़ा रोल है। जब आप खुद पढ़ते हो तो आपका अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जो कि शायद पढ़ाने के बाद भी कितना भी अच्छा टीचर हो, वो आपको एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली तैयारी तब होती है जब आप घर में रात में एकांत में बैठे हो और सेल्फ स्टडी करते हो, खुद किताबों को पढ़ते हो, खुद कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से समझते हो, तब जाकर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो उस सेल्फ स्टडी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन क्लासेस की भी जरूरत है, क्योंकि क्लासेस में जाने के बाद आप देखोगे जो आप बुक्स में जो एक कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी दी हुई है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में चीजों को समझाया हुआ है, जो समझने में बहुत ज्यादा आपका टाइम खर्च हो रहा है, वो चीज क्लास में आपको समझा दी जाती है। तो एक तरह से बुक की लैंग्वेज आपके लिए आसान कर दी गई। अब आपको जो है उसको आकर सेल्फ स्टडी करना है, वही चीज किताब में देखना है कि किताब में उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। दूसरा पार्ट यह है कि जब आप कोचिंग्स में जाते हो तो एक कंपटीशन का माहौल होता है, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो वहां पे जब आप जाओगे, वहां पे आप क्लास अटेंड करोगे, वहां पे एक डिस्कशन होता है, आपस में कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन का एक फायदा होता है। तो उसके अलावा जो आप टेस्ट करते हो, टेस्ट में अटेम्प्ट्स देते हो, उसमें आपकी रैंकिंग आती है, जो रैंकिंग आपको हमेशा अपना ओरिजिनल पोजीशन बताती रहती है कि आप जैसा कर रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बाकियों के रिस्पेक्ट में कैसा कर रहे हो ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ये टाइम एक बहुत बड़ा टाइम है, जिसको आप ये कह लो कि सिलेबस खत्म होने तक आपको ये करना ही करना है, करना ही करना चाहिए। और अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप सुपर ब्रिलियंट हो, तो आपको वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो आपको कोचिंग्स या कहीं भी जहां भी आप ज्वाइन करते हो, जो भी एक अच्छा टीचर, एक बहुत अच्छा टीचर अगर आपको मिल जाए, जो आपका हाथ मजबूती से पकड़े और खींच कर बाहर निकाले, एक ऐसा टीचर की आपको जरूरत पड़ेगी। फिर जो पार्ट आता है सेल्फ स्टडी का, अगर मैं बोलूं कि 2 साल आप पढ़ाई करना चाहते हो, 2 इयर्स आप देना चाहते हो आईआईटी के लिए, तो इसमें लगभग लगभग 1 से 1.5 साल चाहिए आपको क्लासेस प्लस टेस्ट प्लस डिस्कशन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इस चीज को ओमिट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस बड़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, और बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता होती जो आपके कलीग्स को पता होती, जब आप उनसे डिस्कस करते हो तो आपको चीजें पता चलती हैं। तो उसका एक अपना रोल है। सिर्फ आईआईटी सारी दुनिया नहीं है, आईआईटी के अलावा भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप एग्जाम दोगे, सिलेक्शन लोगे और आगे जाके अपना करियर बना सकते हो। तो उनके बारे में आपको जानकारी कहां से मिलेगी? ऑब्वियसली अपने दोस्तों से डिस्कस करके मिलेगी। जो एक फ्रेंड सर्कल होता है उसका एक अपना रोल होता है। ओनली थिंग इज कि वो आपके लिए डिस्टर्बिंग पार्ट नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जब पार्ट आपका खत्म हो जाता है, एक लंबा टाइम जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो, आप अपने कॉम्पीट कर रहे हो टेस्ट में, आपस में डिस्कशन कर रहे हो, जब आपका आईआईटी का एग्जाम सर पर आ जाता है, लगभग लास्ट के 6 मंथ्स, इधर 6 मंथ्स कह लो या 3, 4, 5 जितने मंथ्स आपको मिलते हैं कोचिंग के बाद, जो सेल्फ स्टडी का टाइम होता है,
ये एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर है, जिसमें ये डिसाइड होगा, सिर्फ ये नहीं डिसाइड होगा कि किसका सिलेक्शन होगा, ये भी डिसाइड होगा जो सिलेक्ट हो रहा है उसमें कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे रहेगा, किसको क्या ब्रांच मिलेगी अपनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग। वो सब कुछ इस आखिरी 3 4 5 6 महीने में ही डिसाइड होना है। तो इस 3 4 5 महीने की इंपॉर्टेंस क्या है उस पर आते हैं। देखो, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, जो भी तीनों सब्जेक्ट्स हैं, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो तीनों एक पंडोरा बॉक्स की तरह आपके सामने खुलते हैं। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। आप केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको जो मैथ्स में पढ़ा है आपको भूलना शुरू हो जाएगा। जब आप फिजिक्स ज्यादा पढ़ोगे तो आपको मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों भूलना शुरू हो जाएगा। ये एक पंडोरा बॉक्स की तरह खुलता है आपके सामने, और जिसको रिटेन करना टफ होता है। एग्जाम कभी भी एक बार पढ़ने के दम पे नहीं निकलता। एग्जाम अगर निकालना है तो ये मान के चलो कि कम से कम 4 रिवीजन्स चाहिए। एग्जाम्स हमेशा रिवीजन्स के दम पे निकलते हैं। एग्जाम्स में जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी ये पंडोरा बॉक्स छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जब आप तीसरी या चौथी रिवीजन में आओगे तब आप देखोगे फिजिक्स का पूरा सिलेबस, मैथ्स का पूरा सिलेबस एक साथ आपके दिमाग में रिटेन्ड है। वो रिटेंशन टाइम आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा जब आप तीसरी या चौथी बार रिवाइज करोगे। आप जब पहली बार पढ़ते हो, आपने आज पढ़ी चीज सब समझ में आ गया, 2 दिन के बाद आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि क्या पढ़ा था, क्या कॉन्सेप्ट था। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो आपको ब्लैंक हो जाए, आपको समझ में नहीं आए कैसे सॉल्व करना है। जब सेकेंड टाइम आप पढ़ोगे मे बी 2 3 महीने के बाद, तो वो चीज हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के लिए रिटेन होती है दिमाग में, उसके बाद फिर भूल जाएगी। लेकिन और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये ऐसा ऐसा नहीं है कि इस चीज से डर जाने की जरूरत है कि यार मैंने तो सारी पढ़ लिया और आता कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, सभी के साथ होता है। कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप जब वो पढ़ता है तो कुछ दिन के बाद वो भूल जाता है। हो सकता है आज जो आप 9th 10th 11th में भी पढ़ चुके हो, जो आपके फिंगर टिप पे आज की डेट में, जब आप जॉब में जाओगे तो आपके माइंड में बिल्कुल याद भी नहीं रहेगा कि हाँ ये भी एक फॉर्मूला होता था, क्योंकि हम लोग आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाते हैं। जब आप थर्ड टाइम पढ़ते हो, ये जो बिल्डिंग है ना, ये धीरे धीरे करके बनती है। ये पहली बार में बिल्डिंग इतनी बनेगी, जब दूसरी बार पढ़ोगे तब बिल्डिंग थोड़ा सा और ऊपर जाएगी, जब तीसरी बार पढ़ोगे तब जाके इसका घर तैयार होगा, और जब चौथी बार पढ़ोगे तो इस घर का डेकोरेशन हो जाएगा। यानी कि ये हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा तो कहना गलत होगा, लेकिन एक लंबे टाइम के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा दिमाग में, जिसके दम पे आप आईआईटी का एग्जाम देने वाले हो। तो ये मान के चलो कि एक बार की पढ़ाई में आप आईआईटी एग्जाम नहीं टच कर सकते। अगर आपको आईआईटी का एग्जाम निकालना है तो कम से कम 4 से 5 रिवीजन चाहिए। और ये जो 4 5 रिवीजन है, कुछ रिवीजन तो आपके 1 1.5 साल के पीरियड में ही हो जाता है, क्योंकि आप टेस्ट देते हो। जब आप टेस्ट देने जाते हो तो पीछे का सिलेबस आता है, उसको फिर से आपको जाके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम देना है आपको, एग्जाम में कॉम्पीट करना है। तो आपका रिवीजन साइकिल चलता रहता है। लेकिन जब आपके पास लास्ट 5 6 मंथ्स बचते हैं तो वो रियल फाइट का टाइम होता है, वो रियल लड़ाई का टाइम होता है। वो टाइम ऐसा होता है जब आपको एकाग्र होकर, पूरी तरह से फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी होती है। उस एक 4 5 6 महीने में ये मान के चलो कि ये तीनों सब्जेक्ट्स की अपनी डेप्थ है, और अगर उस डेप्थ तक जाना चाहते हो, ये पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितना ज्यादा वक्त अपने एम्बिशंस, अपने बुक्स के साथ अकेले कमरे में बंद होकर बिताते हो। इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप रैंक में कितना ऊपर चढ़ पाते हो। अगर आप बहुत ही ब्रिलियंट हो तो बात अलग है। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो रात में पढ़ाई करते हैं, दिन में घूमते हैं, मस्ती करते हैं, 4 दोस्तों के साथ बैठ के बातें करते हैं, और जब वापस आते हैं तो बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते हैं। जब बुक खोलते हैं तो उनको सिर्फ बुक देख रही होती है, और वो 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ते हैं और आईआईटी का एग्जाम निकाल देते हैं बहुत अच्छे रैंक के साथ। मैं उन एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा, मैं तो उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो एक मेजॉरिटी पार्ट है, जो जिनको हार्डवर्क चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो अगर आपको फिजिक्स और मैथ्स समझ में आती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, लेकिन हो सकता है आपका किसी वजह से रैंक बहुत अच्छी ना आती हो। रैंक आने का भी बहुत ही अच्छा गेम है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि एक आईआईटीएन को किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, एक नॉर्मल स्टूडेंट किस तरह से अटेम्प्ट करता है, आईआईटीएन में क्या डिफरेंस होता है, वो हम किसी और दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं कि आईआईटी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए।
अभी जो है, जैसा कि मैंने बताया कि एक बार रिकैप करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि केमिस्ट्री को आप अपना तलवार, अपना सोर्ड बना सकते हो, और फिजिक्स और मैथ्स को अपना आप ढाल बना सकते हो। उसमें आपको कट ऑफ निकालना है, आपको जितना बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट कर सकते हो। लेकिन केमिस्ट्री को ऐसे रखो कि केमिस्ट्री में 100 में से 99 नहीं सॉल्व करना है, 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व करके ही आना है। अब बात करते हैं, देखो अभी जैसे मैंने बोला कि लास्ट के 6 महीने में क्या पढ़ाई की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखो हम लोग का दिमाग जो होता है ना, ये डिस्टर्ब होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। और दिमाग डिस्टर्ब कैसे होता है? दिमाग उन सारी चीजों से डिस्टर्ब होता है जो दिमाग में आती हैं। और फोकस करना है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बुक खोलकर बैठे हो पर तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, किताबें खुली हुई हैं पर पढ़ाई नहीं हो रही, दिमाग कहीं डिस्टर्ब है, इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का सोर्स क्या है? दिमाग में चीजें आती कहां से हैं? दिमाग में चीजें आती हैं बाकी के सेंसेस से। बाकी के सेंसेस में क्या क्या आते हैं? जैसे कि हम कानों से जो सुनते हैं वो दिमाग में जाता है, जो आंखों से देखते हैं वो दिमाग में जाता है। अगर आपका आईटी का एग्जाम सर पे है और आप जाके मूवी देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक विजुअल एक्सपीरियंस आपके दिमाग में प्रिंट हो रहा है, वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करने वाला है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहे हो, एक एक घंटे चैटिंग कर रहे हो, आप किताब खोल के बैठोगे, बुक आपके सामने खुली रहेगी और दिमाग में वो चैटिंग्स चल रही होंगी, वो बातें चल रही होंगी, उसका ये जवाब देना था, उसका वो जवाब देना था, उसको ये बोलना था, उसका वो बोलना था। ये सारे डिस्टर्बेंस के सोर्सेज हैं। अगर लास्ट के 4-5 महीने में इन सारे सोर्सेज को अलग नहीं किया, तो आप आईआईटी की उस डेप्थ को अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए दिमाग को डिस्टर्ब होने से बचाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, कहीं ना कहीं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, ना कि सिर्फ आईआईटी, जो दूसरे एग्जाम्स है, आईएएस का एग्जाम है या किसी और जहां पे आपको बहुत डीप पढ़ाई करनी है, ऐसे एग्जाम्स में जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने आप को पैक करते हैं चारों तरफ से। पैक क्यों करते हैं? वो घर से नहीं निकलते हैं, अपने आप को एक रूम में अपनी बुक के साथ पैक कर लेते हैं। शुरू शुरू में बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होगा, जैसे आदत पड़ी हुई है ना बाहर जाने की, आदत पड़ी हुई है लोगों से बातें करने की, आदत पड़ी हुई है टीवी देखने की, तो वो आदत कहीं ना कहीं आपको सफोकेटेड फील कराता है। लेकिन ये मैक्सिमम 1 या 2 दिन की फाइट होती है। 2 दिन अगर एक कमरे में बंद होकर आपने बिता लिया, तो तीसरे दिन से आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है। और जब आंखें देखेंगी ही नहीं तो दिमाग में डिस्टरबेंस आएगा नहीं, जब कान सुनेंगे ही नहीं तो दिमाग में डिस्टरबेंस आएगा ही नहीं। तो ऐसी सारी चीजों को जो माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो आपके बाकी के सेंसेस के लिए इंटरटेनमेंट है लेकिन दिमाग के लिए डिस्टरबेंस है, उन सारी चीजों से कट ऑफ करने की जरूरत है। उसमें से सबसे पहले आते हैं वो सारे फ्रेंड्स जिनके साथ आप चैटिंग करते थे अभी तक, जिनके साथ आपके डिस्कशन चलते थे, इनसे लास्ट के 4-5-6 महीने में कट ऑफ करने की जरूरत है। मोबाइल से बिल्कुल दूर हो जाने की जरूरत है। मोबाइल में ऐसी बहुत सारी चीजें, मोबाइल में देखा है तो पूरी दुनिया ही है, वो मूवीज, वो सारे डिस्कशन, वो सारी चीजें मोबाइल में है जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करने वाली हैं। म्यूजिक या फिर उन सब चीजों को, स्लो म्यूजिक जो है वो एक बार को एक ब्रेक के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज होती है जो शायद इतना भी डिस्टर्ब नहीं करती, कहीं ना कहीं माइंड को रिलैक्स करती है। तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसे आप मूवीज देख रहे हो या दूसरे टाइप के एंटरटेनमेंट ले रहे हो जो आपके माइंड में घूमने वाला है, इन सब चीजों से कट ऑफ करने की जरूरत है। देखो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा टाइम अपने एम्बिशन के साथ अकेले बिता रहे हो। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा नीरज चोपड़ा का। पूरी दुनिया जानती है नीरज चोपड़ा को आज की डेट में, लेकिन उसकी स्टोरी भी सबने सुनी हुई है। अराउंड 7-8 ईयर्स और मे बी मोर देन दैट, वो सबसे कट ऑफ होकर इंटरनेशनल फॉरेन में किसी कंट्री में रह के वो अपना प्रिपरेशन कर रहा था। अपने सारे फ्रेंड से कट ऑफ था, सिर्फ और सिर्फ दिन में एक बार बात करता था अपनी फैमिली से, बाकी किसी चीज से उसका कोई रिलेशन नहीं था। सबसे कट ऑफ करके वो अपनी तैयारी कर रहा था, और एक दिन वो आता है और ऐसा जेवलिन फेंकता है कि अगले दिन मॉर्निंग में न्यूज की हेडलाइन में उसका नाम आता है। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े नेता उसका जो है वीडियो रिपीट कर करके देख रहे हैं कि उसने कैसे फेंका। लेकिन उस एक थ्रो के पीछे कितने टाइम की तपस्या जुड़ी हुई है, कितने टाइम उसने अपने एम्बिशन के साथ अकेले बिताया है। शायद मे बी 5-7-8-10 साल। और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना, आई मीन
पूरी दुनिया में एक तरह से नाम बनाना और एक झटके में वो झटका हमें दिखता है, लेकिन देखा जाए तो उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है। वो आपको भी चाहिए, लेकिन आपको शायद इतना ज्यादा भी नहीं चाहिए। आप अगर 5-6 महीने भी कट ऑफ कर ले गए ना, तो आईआईटी के आप लास्ट के 10,000 रैंक में आप पेनिट्रेट कर जाओगे। तो वो 5-6 महीने का कट ऑफ आपको चाहिए ही चाहिए। फ्रेंड्स के साथ कट ऑफ, मोबाइल के साथ कट ऑफ, जब आप अपनी बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपको बुक्स ही दिखाई पड़ रही होती हैं, क्योंकि सारा माइंड का फोकस अब बुक्स पे आ गया, सारे डिस्टर्बेंसेस कट हो गए। आपको कॉन्सेप्ट जो होते तब आप फील करोगे ना कि जो आपने थ्योरीज आज तक पढ़ी हैं उनके अदर एस्पेक्ट्स भी हैं, उनका एक डेप्थ है, उस डेप्थ को आप टच करना शुरू करोगे और फिर आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जो आपको खुद रियलाइज होगा कि आईआईटी के एग्जाम में बैठने से पहले आईआईटीएंस को पता होता है कि वो कहां तक आगे रैंक ला सकते हैं। उनको पता होता है कि टॉप 1000 में जाने वाले हैं या टॉप 2000 में जाने वाले हैं। अगर उनका 1000 वाला बच्चा अगर सपोज 2500 3000 रैंक आ जाता है तो मायूस हो जाता है, जबकि देखा जाए तो 12 लाख स्टूडेंट में 3000 4000 रैंक भी जो लाते हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट उसको पता होता है कि वो 1000 के अंदर जाने वाला है, लेकिन उसका रैंक जो है कुछ वजह से खराब हो गया। तो आपका जो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब आपको एग्जाम में बैठने से पहले पता होगा कि आप कल एग्जाम में सिलेक्शन तो ले ही रहे हो, लेकिन रैंक क्या ला रहे हो, जब वो कॉन्फिडेंस आएगा तब आपको भी फील होगा कि हाँ मतलब हार्डवर्क का जो है आपको एक आउटपुट मिला। और जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं भी होता है मान लो आईआईटी में, उनको भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईआईटी की प्रिपरेशन एक इतनी बढ़िया पढ़ाई होती है ये, कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के जो इंट्रिकेट आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो सकता है कई बार किसी वजह से एग्जाम नहीं निकलता है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं नहीं निकाल पाते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम के प्रेशर में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आईआईटी की जो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी चलती है उस स्ट्रेटजी में फंस के रह जाते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए भी आईआईटी की जो प्रिपरेशन होती है वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी रीजनिंग डेवलप करती है, वो रीजनिंग आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो आईआईटी का प्रिपरेशन कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। आप हो सकता है कि सब स्टैंडर्ड कॉलेज में जाओ, बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं भी गए, लेकिन आप जहां भी जाओगे आपकी रीजनिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि वहां पे आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हो और थ्रू आउट आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। आईआईटी साइकोलॉजी के साथ भी खेलता है, इसलिए आईआईटी को ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मेरे टाइम में एक जो फिजिक्स का पेपर आया था उसमें एक स्पेशली आईआईटी के एग्जाम में एक छोटा सा प्ले किया था। उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस 2 नंबर के थे और उसके बाद के 10 क्वेश्चन 4 नंबर के थे। तो कोई भी सोचेगा कि 2 नंबर के क्वेश्चन आसान होंगे, मैंने भी यही सोचा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही सोचा, और वो 2 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठ गए। पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, 2-3 क्वेश्चन नहीं हुआ, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस लगभग लगभग आधा हो जाता है। उसके बाद वो अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद उनको लगा कि यार तो 2 नंबर के नहीं हो रहे तो 4 नंबर के क्या होंगे। लेकिन जब उन्होंने पलटा पेपर और 4 नंबर से शुरू किया तो 4 नंबर के क्वेश्चन आसान थे। देखो कितना बढ़िया गेम खेला उन्होंने साइकोलॉजी के साथ, उन्होंने 4 नंबर के क्वेश्चन आसान रखे, 2 नंबर के क्वेश्चन उन्होंने टफ रखे। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में जिन्होंने ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया वो आईआईटी उनके हाथ से निकल गया। तो आईआईटी साइकोलॉजी के साथ भी खेलती है। तो आईआईटी में स्ट्रैटेजी, हार्डवर्क और आपके डेडिकेशन के अलावा जो है कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस की भी लड़ाई होती है, कहीं ना कहीं एक कामनेस की लड़ाई है, आप साइकोलॉजिकली कितना काम होकर एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए, किसी भी हेल्प की जरूरत है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आप उसको देख पाएं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू।